गुड इवनिंग, नमस्कार। ग्रो विथ पिंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फटाफट लाइव आ जाओ भाई, फिर सेशन को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है क्योंकि एक नई सीरीज हमने शुरू की है। क्योंकि जो इससे पहले जो मैं क्लास लेती थी, हरियाणा जीके के पीवाईक्यू की क्लास ली है और इंडिया जीके के पीवाईक्यू की क्लास ली है। लेकिन आज से ताकि हमारी ज्यादा क्लासेज ना हो, हमने एक क्लास के अंदर ही हम करेंगे इंडिया जीके प्लस हरियाणा जीके के पीवाईक्यू 10 इयर्स के। किसी भी एग्जाम को देने से पहले 10 इयर्स के पीवाईक्यू इनफ होते हैं। बस इतने करके चले जाना और ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है भाई। फटाफट लाइव जुड़ जाओ ताकि हम टाइम वेस्ट ना कर सकें और फटाफट हम बताओ भाई। फटाफट आ जाओ भाई लाइव। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइव जुड़ना है क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। कल मैंने दो क्वेश्चन दिए थे मैथ के आपको, एक बार मैं उनको भी करवाऊंगी। एक बार क्लास के बीच के अंदर मैंने उन क्वेश्चन को लिखा है, दो क्वेश्चन को, ठीक है ना, ताकि हमारी वो क्लास कंप्लीट हो जाए और किसी एक भी सिंगल स्टूडेंट का डाउट ना बचे। क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि किसी एक भी स्टूडेंट का डाउट ना बचे, उसका हर डाउट क्लियर हो, ताकि उसके एग्जाम के अंदर मार्क्स ना कट पाए और वो एक अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन ले जाए। फटाफट जुड़ जाओ भी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। हर हर महादेव, बंटी खुराना, फटाफट आओ भी। पूनम देवी, राजकुमार, जय हिंद भाई। फटाफट आ जाओ लाइव। रिपब्लिक डे की सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। फटाफट आओ भाई। जितनी जल्दी आप जुड़ोगे उतनी जल्दी हम अपने क्वेश्चंस पर जा पाएंगे। और सभी नंबरिंग डाल लो, सभी नंबरिंग डाल लो, ठीक है ना भाई, सभी नंबरिंग डाल लो भाई, ताकि लास्ट के अंदर आपको मुझे अपने मार्क्स बताने में आसानी रहे। और बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा। 10 इयर्स के पीवाईक्यू हम करेंगे और उसके साथ बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं भाई। चलो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फटाफट आओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना। बताओ, रोलेट एक्ट है ये। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? ये है आपका हरियाणा जीके का क्वेश्चन। पीवाईक्यू है जो कि आपके पीवाईक्यू के अंदर आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताओ भी क्या आएगा। नीलम दहिया, हरमन वर्मा, राम राम भाई, फटाफट आ जाओ भाई। देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देता है। रोलेट एक्ट जो कि कब आया था? 1919 के अंदर आया था। फटाफट बताओ, हमारे हरियाणा से बताना है, हरियाणा से किसने अपने सभी सम्मान और पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? ऐसा कौन सा हमारा महान लीडर था? फटाफट नाम बताओ भी क्या आएगा। बताओ। डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। लाला मुरलीधर ने, डी इज द बी राइट आंसर। लाला मुरलीधर ने अपने सभी सम्मान वापस कर दिए थे। बात की जाती है रोलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। और हमने इस रोलेट एक्ट को क्या कहा? काला कानून कहा है। काला कानून कहा है क्योंकि इसके अंदर जो भी सभी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज थे। और हमने इसको काला कानून कहा। और ये कैसा था? बिना दलील बिना अपील का कानून था। बिना अपील का, बिना दलील का कानून था। बस किसी पर थोड़ा सा भी भारतीय पर शक होने पर उसको पकड़ लिया जाता था, ठीक है ना। बिना अपील बिना दलील का कानून था। 1919 के अंदर आया था। और लाला मुरलीधर ने अपने सभी अवार्ड अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। लाला मुरलीधर के जन्म की बात करते हैं। लाला मुरलीधर का जन्म हुआ था 1848 में। कहां पर हुआ था? पलवल में इनका जन्म हुआ था। लेकिन लाला मुरलीधर की कर्म भूमि क्या रहा है? लाला मुरलीधर की कर्म भूमि अंबाला रहा है। इन्होंने काम अंबाला के लिए किया है। फटाफट बताओ भाई। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई डाउट है तो वो फटाफट बता सकता है भी, ठीक है। बिल्कुल सही है भी, बिना अपील बिना दलील का कानून था। बिल्कुल सही जवाब है। इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। लाला मुरलीधर को क्या कहा जाता है भाई? ग्रैंड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। ये सारी बातें लिख लेना भाई।
जहां आप अपने नोट्स बना रहे हैं इन सारी बातों को कहीं पर नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात भी आपके एग्जाम में काम आ सकती है। ठीक है, जो बात नहीं आती उसको नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है, बिना अपील बिना दलील का कानून था। ठीक है भाई, और कर्म भूमि अंबाला है, जन्म 1848 में पलवल में है, काला कानून का है, 1919 में ये कानून आया था, रोलेट एक्ट, और लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है भाई, आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट बताओ भी, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है भी। क्रेजी, फटाफट बताओ भी। इसिता, हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बिल्कुल सही जवाब है। अंकित, बिश्नोई, बिल्कुल भाई, फटाफट आओ भी, बताओ क्या। निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में, ध्यान दे लेना, माया, जादू, तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से वर्णन कहा गया। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कोई सी छोटी बात होती है जो आपको आंसर तक पहुंचा सकती है। फटाफट बताओ भी क्या आएगा। हाँ, चीनू बिल्कुल सही है, 1886 में अंबाला में कांग्रेस का सदस्य लाला मुरलीधर, बिल्कुल सही जवाब है भी। फटाफट बताओ। अथर्ववेद में बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। जो हमारा अथर्ववेद है वो किससे रिलेटेड है, वो हमारा साइंस, किससे रिलेटेड है, साइंस प्लस जो भी हमारा जादू टोना है इससे रिलेटेड है। हम्म हम्म, ठीक है, साइंस और जादू टोने से रिलेटेड है हमारा अथर्ववेद। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं, 4 वेद हैं, कितने वेद हैं भाई हमारे, 4 वेद हैं। फटाफट आंसर दो, हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारा ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, फिर हम बात करते हैं यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, फिर हम बात करते हैं सामवेद है, सामवेद है, और उससे लास्ट में हमारा चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। ठीक है भाई, 4 वेद हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के अंदर हमारी क्या है, ऋचाएं हैं। क्या है भाई, हमारे ऋचाएं हैं ऋग्वेद के अंदर। सबसे पुराना वेद क्या है, हमारा ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में किसके बारे में कहा गया है, यजुर्वेद में यज्ञ के, यज्ञ से रिलेटेड बातों को यजुर्वेद के अंदर कहा गया है। सामवेद, सैसे सामवेद, सैसे संगीत, सामवेद हमारा संगीत से रिलेटेड है। और अथर्ववेद हमारा, अथर्ववेद हमारा साइंस प्लस जादू टोने से रिलेटेड है, जादू टोना तंत्र मंत्र से रिलेटेड हमारा अथर्ववेद है। तो इसके अंदर यही पूछा है, जादू तंत्र मंत्र हमारा अथर्ववेद है। ए इज द भाई राइट आंसर। 4 वेद हैं, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है भाई, हाँ, ऋग्वेद सबसे पुराना है, बंटी खुराना बिल्कुल सही है भी। ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पुराना है, जो मैं बता चुकी हूँ। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ, यज्ञ वगैरह है, जब भी हमारे जो ऋषि मुनि थे यज्ञ वगैरह करते थे वो आपके यजुर्वेद के अंदर है। सामवेद, सैसे सामवेद, सैसे संगीत से रिलेटेड है। अथर्ववेद साइंस प्लस जादू टोना है, तंत्र मंत्र है, अंधविश्वास है, वो आपका अथर्ववेद है। ए इज द बी राइट आंसर। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट बताओ भाई, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, क्योंकि जो ये आपका सेशन है अलग अलग आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही प्लेलिस्ट में आपको क्या मिलेगा, हरियाणा जीके प्लस इंडिया जीके के पीवाईक्यू का सेशन। ठीक है ना, क्योंकि 10 इयर्स के पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, फटाफट चलेंगे भी। ठीक है भाई, फटाफट लाइव आओ भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दो भाई, फटाफट बताओ भाई। रौनक, फटाफट आओ भाई। हाँ, अथर्ववेद जादू टोने से रिलेटेड है, बताओ भाई क्या आएगा। औद्योगिक विहार किसे कहा जाता है, आपके सामने 2 क्वेश्चन आते हैं, हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन है, किसका है भाई, हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन है, आपके सामने आता है। उद्योग विहार किसे कहते हैं और औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं। 2 बातें हैं, दोनों बातें अलग अलग हैं, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर कर पाता है। ठीक है, मेरा मतलब सिर्फ एक बात को बताना नहीं है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें बन सकती हैं, जितनी भी बातें आपके एग्जाम के अंदर आ सकती हैं, उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे।
ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कट पाए। फटाफट बताओ भी क्या आएगा। उद्योग, क्या पूछा, उद्योग विहार गुरुग्राम, उद्योग विहार गुरुग्राम इज द राइट आंसर। उद्योग विहार किसे कहा गया भी, गुरुग्राम को कहा गया। और औद्योगिक नगरी किसे कहा गया भी, फरीदाबाद को। दो क्वेश्चन है आपके सामने, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। उद्योग विहार है, उद्योग विहार किसे कहा गया है, गुरुग्राम को। औद्योगिक नगरी आपकी फरीदाबाद के अंदर है, क्योंकि फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं जो हमारे अलग होने के बाद जो रिफ्यूजी बसाए थे वो हमने फरीदाबाद के अंदर ही बसाए थे। फरीदाबाद के अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई है, एस्कॉर्ट की है, बहुत सारे हैं भी, ठीक है ना। जो अमिताभ बच्चन ने भी अपनी बेटी का जो शादी की थी यूडी नंदा परिवार में, वो भी फरीदाबाद में है, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं गुरुग्राम में। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी कहा जाता है। हमारे आईएसए का हेडक्वार्टर गुरुग्राम के अंदर है। और रैनबैक्सी है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, विदेशी कंपनियां, बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारी गुरुग्राम के अंदर हैं। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, तैयार है ना भाई अगले क्वेश्चन में। हाँ भाई, बाटा में बाटा बाटा है, वो भी बाटा चप्पल आपकी फरीदाबाद के अंदर है, ठीक है भाई। बी इज द राइट आंसर। दो वर्ड सेम दिखाई देंगे, पेपर में कंफ्यूज हो गए, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भी, क्योंकि थोड़े फास्ट चलेंगे भी, फास्ट चलेंगे। फटाफट बताओ भी क्या आएगा, फटाफट बताओ भी। फटाफट बताओ भी। निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय था। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहेंगे भी, सारे के सारे पीवाईक्यू डालें, सारे के सारे पीवाईक्यू डालें भी, फटाफट बताते जाओ भी। 1913 बिल्कुल सही बताया, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में, बिल्कुल सही जवाब है। रविंद्रनाथ टैगोर को पहला भारतीय है, पहला भारतीय नोबेल अवार्ड पाने वाला रविंद्रनाथ टैगोर था। 1913 में मिला था, साहित्य के लिए, साहित्य के लिए इसे मिला था। अब आगे बात की जाती है, देखो आपका आंसर सी है। अब ये बताओ मदर टेरेसा को अब नोबेल, ये सारे जो चार नाम है, चार के चार नाम ऐसे हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये बताओ इनको कब कब मिला था। सीवी रमन, सीवी रमन को 1930 में मिला था भौतिकी के लिए। क्या पता कुछ पूछ ले एग्जामिनर, पता होना चाहिए, आपके सामने ऑप्शंस आए हैं। सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था भौतिकी के लिए। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था। वीएस नायपॉल को 2001 में दिया गया था। वीएस नायपॉल को 2001 में नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि आपके 2025 के नोबेल अवार्ड हैं, वो मैं करवाऊंगी एक क्लास के अंदर, अलग से कर लेंगे, इसके अंदर मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, ठीक है भाई। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ। इनको साहित्य के लिए दिया गया था 2001 में। ये है भाई नोबेल प्राइज, जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज बताओ कब दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज कब दिए जाते हैं, नोबेल प्राइज बताओ, फटाफट बताओ भी कब दिए जाते हैं। बिल्कुल सही है भी विशाल कुमार, बिल्कुल सही जवाब है भी, ठीक है। हाँ बंटी, सीवी रमन बिल्कुल सही है भी, बिल्कुल सही बता रहे हैं भी। लक्ष्मी नमस्ते भाई, सभी को नमस्ते। नोबेल प्राइज आपके कब दिए जाते हैं भाई, 10 दिसंबर को दिए जाते हैं नोबेल प्राइज, ठीक है। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। और कहाँ दिए जाते हैं, देखो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कहाँ दिए जाते हैं, ये 6 फील्ड के अंदर अवार्ड दिए जाते हैं। कहाँ पर दिए जाते हैं, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। कहाँ पर दिए जाते हैं भाई, स्वीडन की राजधानी, स्वीडन की कैपिटल, स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में, स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। लेकिन शांति का नोबेल अवार्ड है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ध्यान दे लेना भाई, 5 क्षेत्र में तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। और लेकिन जो शांति का नोबेल अवार्ड है, शांति का नोबेल अवार्ड है, वो आपको नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर दिया जाएगा। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन अवार्ड्स को दिया जाता है भाई, ठीक है भाई। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। हाँ भाई,
सुकृति शर्मा, बिल्कुल सही है भाई। शांति का अवार्ड है। ध्यान दे लेना भाई, दोनों बातें अलग अलग है भाई, कंफ्यूज ना हो जाना। पेपर के अंदर छोटा सा पॉइंट आएगा और आप गलतियां कर दोगे, लेकिन गलतियां नहीं करनी है। शांति का अवार्ड आपको नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। और वैसे जो 5 फील्ड के अंदर, जैसे कि भी रसायन में दिए जाते हैं, चिकित्सा में दिए जाते हैं, भौतिकी में दिए जाते हैं, साहित्य में दिए जाते हैं, अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं, और शांति के फील्ड में दिए जाते हैं। शांति का अवार्ड नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में और बाकी स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी आपको कोई माइनर सा भी डाउट लगे, मैं खड़ी हूँ आपके सामने, आप मुझे बता सकते हैं। कल वाले मैथ के दो क्वेश्चन है, वो भी करेंगे हम। जुड़े रहना, जब आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे साथ लाइव आओगे उस टाइम में उन दोनों क्वेश्चन को करवाऊंगी, क्योंकि हम बिल्कुल डाउट्स आगे लेकर नहीं जा सकते, इसी क्लास के अंदर हम क्लियर करेंगे। फटाफट बताओ भी क्या आएगा। ठीक है, दिनेश कुमार, फटाफट बताओ भी क्या आएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। देखते हैं कौन सबसे पहले। नीलम नागर ने डी बताया। बताओ भाई, फटाफट जुड़ो और फटाफट बताना है, ज्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, ताकि हम अगले क्वेश्चन पर जा चुके। ठीक है भाई, बताओ भाई। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है? हरियाणा की रिवर्स की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा जीके का क्वेश्चन है ये, जो प्राचीन में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। अरुणा के नाम से किस रिवर को जाना जाता था? अरुणा के नाम से मारकंडा रिवर को जाना जाता था। ए इज द भी राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर भी, मारकंडा बिल्कुल सही जवाब है। चीनू का प्रवीण प्रजापति, मारकंडा बिल्कुल राइट आंसर है। अब बात करते हैं मारकंडा रिवर की, ये कहां से इसका ओरिजिन है, कहां से इसका उद्गम है, ये बात करते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश की जो धरती दर पहाड़ियां हैं, हिमाचल प्रदेश की जो क्या है भाई, जो धरती दर पहाड़ियों के पास नाहन जगह से इस मारकंडा रिवर का ओरिजिन होता है। और ये हमारे हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में बताओ कहां से प्रवेश करती है? हरियाणा में यह हमारे अंबाला में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है भाई? अंबाला में प्रवेश करती है मारकंडा रिवर। और बात की जाती है उत्तरी हरियाणा की रिवर है मारकंडा, उत्तरी हरियाणा की रिवर है मारकंडा। तो यह कहां से निकलती है भी? शिवालिक रेंज से निकलती है। ये भी आ जाएगा, शिवालिक रेंज से निकलती है। मेरी बात ध्यान दे लेना, उत्तरी हरियाणा की एकमात्र ऐसी नदी जो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती, वो बताओ भाई कौन सी है? वो आपकी कौन सी रिवर है भाई? वो आपकी यमुना रिवर है। ठीक है ना, यमुना रिवर ऐसी है जो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती, और बाकी उत्तरी हरियाणा की सारी नदियां शिवालिक रेंज से निकलती हैं भाई। और बात करते हैं मारकंडा की ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है? मारकंडा की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है वो टांगड़ी नदी है। और मारकंडा रिवर भी सरस्वती के अंदर मिल जाती थी, सरस्वती घग्गर के अंदर। ठीक है भाई, ये था भाई आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपकी कहां से बहती है? अंबाला, कैथल, कुरुक्षेत्र जिलों में यह नदी फ्लो करती है। कहां यह नदी बहती है? कहां यह नदी बहती है भाई? अंबाला में, कैथल में, अंबाला, कैथल और कुरुक्षेत्र में यह रिवर बहती है। और फिर यह सरस्वती नदी के अंदर बिंदु भी जुड़ चुकी है भाई। गुड इवनिंग भाई। ठीक है भाई, टांगड़ी इसकी सहायक नदी है। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन में। यमुना ऐसी रिवर है उत्तरी हरियाणा की सदानीरा रिवर है, पेरिनियल रिवर है, और ऐसी रिवर जो शिवालिक रेंज से नहीं निकलती, एकमात्र है। पेपर में आ जाएगा भाई, बड़े अच्छे से याद कर लेना। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। बात की जाती है इंडिया जीके की। इंडिया जीके का क्वेश्चन आया, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। फटाफट बताओ भी। देख रहा हूं बेस्ट कंटेंट है मैम मैथ की डेली क्लास लो। विनोद, बिल्कुल लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे, बस आप चिंता ना करो भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल लेंगे, चिंता ना करो। आपसे ज्यादा मुझे चिंता है आप सभी स्टूडेंट्स की। बताओ भाई, ले लेंगे, चिंता करनी ही नहीं आपको। ठीक है ना, थैंक यू दिल की गहराइयों से, थैंक यू आपका।
ठीक है, आपकी मेरी सभी क्लासेस आपकी समझ में आ रही हैं, और मेरा मेन टारगेट ही यही है कि जितना भी मैं करा के जाऊं वो बिल्कुल आपके दिमाग के अंदर फीड हो जाए, आपके मार्क्स ना कट पाए। फटाफट बताओ भी क्या आएगा। डी बता रहे हैं, बताओ बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र से। बिस्मिल्लाह खां थे भाई, ध्यान दे लेना, इंडिया जीके का है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कौन से संगीत वाद्य बजाते थे, वो बजाते थे भाई शहनाई। डी इज द राइट आंसर। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां जो भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। 2001 में इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। अब बताओ भी, सरोद से देखो, जो भी आपके सामने क्वेश्चन आया, जो भी आपके सामने वाद्य यंत्र लिखे हुए हैं, इनसे रिलेटेड किसी फेमस का नाम बताओ भी। क्यों, क्या पता पेपर में कुछ और पूछ ले तो हमारा नंबर ना कट पाए। बताओ भी क्या आएगा, फटाफट बताओ। सरोद से कौन है, सरोद से आपका कौन है, अमजद, अमजद अली खां, जो कि मेन आदमी है। अमजद अली खां बहुत ही फेमस व्यक्ति है। जो भी फेमस है वो मैं करवाती चलूंगी, क्या पता पेपर के अंदर कुछ पूछ ले भी। ठीक है भाई, फटाफट बताओ भी। मैम आपकी जॉब पर हो, हाँ, दिनेश कुमार, बिल्कुल भाई, ठीक है। बताओ, सरोद की अमजद अली खां, और जॉब पर होने के कारण ही मेरी क्लासेस रात को होती हैं 7 बजे, ठीक है ना, 9 से 5 की मेरी ड्यूटी होती है, इसीलिए मेरी क्लासेस भाई इवनिंग की होती हैं, ठीक है। बताओ भी, सरोद, सरोद वाद्य यंत्र का फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताना, अमजद अली खां। बांसुरी का बताओ, बांसुरी का कौन है भाई, हरि प्रसाद चौरसिया। ये नाम मैंने वो लिखे हैं जो पेपर में बार बार आए हुए हैं, ऐसे ही नाम नहीं लिखे भाई, नोट डाउन कर लेना। कौन है भी, बांसुरी का है हरि प्रसाद चौरसिया। हरि प्रसाद चौरसिया है और पन्ना लाल है। जो नाम लिखे हैं भाई दोनों ही इंपोर्टेंट है, दोनों ही इंपोर्टेंट है भी। और तबला वादक के कौन है, तबला है भाई जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर हुसैन। ये नाम है भाई, इनको नोट कर लेना। जो नाम मैंने लिखे हैं प्लीज इनको नोट कर लेना, इंपोर्टेंट नाम है। बांसुरी में हरिप्रसाद चौरसिया है, पन्ना लाल है, तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन है, सरोद आपका अमजद अली खां। सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। ये आपसे कहीं ना कहीं सेंटर में या किसी स्टेट के अंदर पूछे गए क्वेश्चन, अभी नोट डाउन कर लेना। और बिस्मिल्लाह खां आपके शहनाई वादक हैं, और इनको भारत रत्न अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भी मिल चुका है 2001 में। अब चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर, तैयार रहना भाई अगले क्वेश्चन के लिए। फास्ट चलेंगे, मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। फास्ट चलेंगे, कहीं पर डाउट हो तो भी पूछ लेना, माइनर सा भी डाउट आए प्लीज मुझे बता देना। मेरा मेन टारगेट ही आपके हर छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करना। फटाफट आओ भाई। हाँ भाई, भारत रत्न मिला 2001 में, चिन्नू बिल्कुल सही बताया भी, मैंने बता दिया, ठीक है भाई। गोलू सिंह, मेरी जॉब भाई कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के अंदर है, ठीक है, कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हूं मैं। फटाफट बताओ भाई, बताओ भी क्या आएगा। क्या पूछा है इसने, इसने पूछा एशिया का सबसे बड़ा थोक होलसेल कपड़ों का बाजार हरियाणा में कहां पर है। हरियाणा जीके का है, रोहतक के अंदर है। क्या बोला जाता है, शोरी मार्केट, शोरी मार्केट, शोरी मार्केट आपकी, शोरी मार्केट आपकी कहां पर है, रोहतक के अंदर है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा होलसेल की मार्केट बोली जाती है, रोहतक की शोरी मार्केट को, जो कि बहुत फेमस है। डी इज द भी राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तैयार रहना अगले क्वेश्चन के लिए। ये आया है आपके सामने हरियाणा जीके का क्वेश्चन, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। पूछा जाता है शंकर जादूनगर की जन्म स्थली बतानी है। छोटी से छोटी बात भी आपको बड़े अच्छे से क्लियर करूंगी मैं, एक भी मेरी क्लास के अंदर डाउट आपका रहेगा ही नहीं। बस आपको लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना है, बहुत अच्छा कंटेंट आप लेकर जाओगे भी। फटाफट बताओ भाई क्या आएगा। पूजा, गुड इवनिंग भाई। जींद के बारे में कुछ नहीं लिखते, चीनू क्या लिखे भाई, जींद के बारे में भी लिख देंगे। फटाफट बताओ भाई, शोरी मार्केट, सोनू सिंह बिल्कुल सही है। बताओ भाई, शंकर जादूनगर की जन्म जन्म स्थली क्या है, एलनाबाद। एलनाबाद कहाँ पड़ता है भाई, सिरसा के अंदर पड़ता है। ए इज द राइट आंसर। एलनाबाद कहाँ पड़ता है, सिरसा के अंदर पड़ता है। शंकर जादूनगर की क्या है, जादूगर, शंकर जादूगर की जन्म स्थली है। ए इज द राइट आंसर भाई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्या किया जाता है, जो गांव वाले, जो मतलब शहरों वाले बच्चे होते हैं ना, वो इनमें पजल होते हैं। गांव वाले बच्चों को फसल वगैरह की सारी जानकारी होती है, लेकिन जो शहरों से बिलोंग करते हैं, वहीं पर पढ़े लिखे हैं, वहीं पर उनका बर्थ हुआ, वो पजल होते हैं। पजल नहीं होना अभी, पजल नहीं होना, आज के बाद पजल हो गए ही नहीं आप। रूहानी, बताओ भी क्या आएगा।
दीक्षा। बताओ भी, हाँ सिरसा में बिल्कुल सही जवाब है भी। विकास रोहिला, राम राम भाई, बताओ भी क्या आएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। खरीफ की फसल प्राय किस माह में बोई जाती है, और देखेंगे, देखते हैं किसका सही पाता और किसका गलत होता है। देखते हैं भाई, फटाफट बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही भी, सावन भादवे की, ठीक है ना, सावन और भादवे की फसल है खरीफ की फसल। बताओ भाई, आपके सामने खरीफ की फसल आया है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, बताओ भाई, और क्या जानते हो। खरीफ की फसल है, कब बोई जाती है, कब बोई जाती है, सावन भादवे के अंदर इस फसल को बोया जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सावनी फसलें। क्या बोला जाता है भाई, सावनी फसलें, सावनी फसलें बोला जाता है। अब आपको बताना ये किस में बोई जाती हैं, किस महीने के अंदर इनको बोया जाता है, और कब इनको काटा जाता है। कब इनको काटा जाता है, जून जुलाई के अंदर इनको बोया जाता है। जून जुलाई के अंदर है इनको बो दिया जाता है, ठीक है, जून जुलाई के अंदर इनको बो दिया जाता है भाई, जून जुलाई, जून जुलाई महीनों में बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर के महीनों में इनको काट लिया जाता है। सावन भादवे में बोया जाता है, सावनी फसलें भी कहा जाता है। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें जो कि कब बोई जाती हैं, देखो मैं कितने अलग अलग नाम लिख रही हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है। इनके मानसून के आगमन पर इनको बोया जाता है, ध्यान दे लेना, मानसून के आगमन पर बोया जाता है, या आएगा वर्षा ऋतु में, या आएगा वर्षा ऋतु में बोया जाता है। जून जुलाई में हमारे यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है भाई, हर चीज इंपॉर्टेंट है, किसी भी बात को ना छोड़ देना। क्या पता सावनी भादों के अलावा सावनी फसलें आ जाए, या मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं, या वर्षा ऋतु, कोई भी वर्ड आपके सामने आ सकता है, सभी वर्ड को आपको नोट डाउन कर लेना है। और बताओ खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं। खरीफ की फसलें बताओ भाई, आपका धान है, धान है, कपास है, धान है, कपास है, बाजरा है, बाजरा है भाई, जवार है, जवार है, और मक्का है। ये सारी आपकी क्या है भाई, खरीफ की फसलें हैं। अब भी बताओ अब कौन सी फसलें चल रही हैं, अब इस सीजन में, अब इस सीजन में बताओ, ये हमारा जनवरी का महीना है, कौन सी फसलें चल रही है, ये हमारी रबी की फसलें चल रही हैं। कौन सी फसलें चल रही हैं भाई, रबी की फसलें चल रही हैं, ठीक है भाई। अब देखो रबी की फसलें चल रही हैं। अब एक छोटी सी बात और मैं बता देती हूँ, रबी की फसलों को क्या कहा जाता है, रबी की फसलों को आषाढ़ी फसलें भी बोला जाता है, आषाढ़ी, आषाढ़ी फसलें भी बोला जाता है भाई, कहीं पर भी मिस्टेक ना कर देना। अब देखो अब कौन सी फसलें चल रही हैं, रबी की फसलें चल रही हैं, इनको आषाढ़ी की फसलें भी कहा जाता है, खरीफ की फसलों को सावनी फसलें भी कहा जाता है। देखो खैसे खरीफ, खैसे खरीफ है, और इसको हम सह भी बना सकते हैं, ट्रिक भी बता दी है, आपको याद कैसे रहेगी, कैसे खरीफ, और इसी का भी हम सह बना सकते हैं, और जो दूसरी बच गई उनको आषाढ़ी फसलें भी कहा जाता। आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर, आप चलते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, रबी की फसलें। देखो अब कौन सी फसलें बो रखी हैं, गेहूं बो रखा है, चना बो रखा है, बरसिम बो रखी है, जो क्या है आपकी, आपकी रबी की फसलें, ठीक है ना, रबी की फसलें, ठीक है भाई। आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर, गेहूं है, सरसों है, बिल्कुल सही है कविता, आषाढ़ी फसलें बोला जाता है। आप देखो क्या बो रखा है, चना बो रखा है, गेहूं बो रखा है, सरसों बो रखी है, सरसों है, बरसम, बरसम भी इसी टाइम पर है। तो क्या है, ये आपकी रबी की फसलें, एट प्रेजेंट जो फसलें चल रही हैं वो आपकी रबी की फसलें हैं, इनको आषाढ़ी बोलते हैं, तो दूसरी बच गई उनको सावनी बोला जाता है। आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर, ठीक है, सी इज द भी राइट आंसर। जो भी बात अलग अलग है प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना, ताकि वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहे। फटाफट आओ भाई, बताओ भाई क्या आएगा। दो वर्ड की रबी की फसल, ज्योति मेहरा, हाँ भाई फटाफट बताओ भाई, बताओ क्या आएगा। देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। महात्मा गांधी की स्वच्छ भारत कल्पना को आगे बढ़ाते हुए उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में, बताओ भी किसका अनावरण किया था। देखते हैं कौन इसका जवाब देता है, फटाफट बताओ भी, देखते हैं कौन इसका जवाब देता है। बी बताया भाई, ध्यान दे लेना, बी बता रहे हैं, बताओ भी किसका अनावरण किया था, ध्यान दे लेना। 2/10/2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किसका अनावरण किया है, बी बी बी, बी इज द राइट आंसर, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत अभियान का, जो कि कब आया था आपका 2014 के अंदर,
ठीक है, 2 अक्टूबर, क्या है भाई 2 अक्टूबर 2014 के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन हो रहा था हमारे हरियाणा के अंदर, स्वच्छ हरियाणा मिशन हमारा 1 नवंबर, जिस दिन हमारा हरियाणा डे होता है, हरियाणा दिवस होता है, उस दिन हमने इस मिशन को हमारे हरियाणा में लागू किया था 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को। और ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारी जो गांधी जयंती होती है ना, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जो जयंती होती है, उस पर पूरे देश में शुरू किया गया था। भाई बी इज द राइट आंसर। आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर, बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, ठीक है, आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर। बताओ भाई क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पजल होने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं कौन जवाब देता है सबसे पहले, देखते हैं भाई कौन जवाब देता है सबसे पहले, फटाफट बताओ भाई। हाँ, इंडियन करेंसी पर इसी की पिक है, बताओ भाई क्या आएगा। प्रणाम विकी फोगाट, प्रणाम भाई। मैम आपकी इंग्लिश मैथ की क्लासेज कब होती है? डेली 7 बजे होती है भाई मेरी क्लास। ठीक है, डेली 7 बजे। बताओ भाई क्या आएगा, फटाफट आंसर दो, क्या आएगा। देखते हैं कौन जवाब देता है भाई। सभी ने बता दिया है, सभी ने आंसर क्या बताया। अब देखो, देखो हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को मानने वाले लोग हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हरियाणा में सबसे कम है। वो सीरीज क्या है? सीरीज है हमारी हिंदू, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई और बौद्ध, ईसाई और बौद्ध, ये है भाई सीरीज। सबसे ज्यादा हमारे हरियाणा, हरियाणा जीके का ये क्वेश्चन था, हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को मानते हैं 87.46%। ये मैं बता रही हूँ 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। 2011 की जनगणना ही आएगी आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि नई जनगणना तो अब होगी, उसके आंकड़े आपके पेपर में नहीं आएंगे। हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। फिर मुस्लिम है जो कि 7.01% है, सिख है 4 पॉइंट कुछ है, 5% के लगभग है, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्ध। हरियाणा में सबसे कम किस धर्म को माना जाता? बौद्ध को माना जाता है। एक ट्रिक भी बताती हूँ, ऐसे मान लो हरियाणा में सबसे कम बुद्ध हैं, ऐसे याद कर लो भाई। हम अपने हरियाणा प्रदेश की क्यों बुराई करें, हमारे हरियाणा में सबसे कम बुद्ध लोग हैं, तो सबसे कम बुद्ध हैं तो बौद्ध धर्म है। ठीक है भाई, बौद्ध धर्म है। और 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये 0.03% है। सबसे कम बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं कितने? 0.03% आपके बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। बी इज द भाई राइट आंसर। क्या आएगा भाई? बी इज द राइट आंसर। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, ठीक है, ये आपके कितने हैं? ये आपके 0.21% हैं। ये 0 पॉइंट कितने हैं भाई? 20% है। और सिख आपके कितने हैं? सिख आपके 4.91% है, लगभग 5% के लगभग हैं। ये आपके 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भाई आपके आंकड़े हैं। ठीक है भाई, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तैयार है ना भाई अगले क्वेश्चन के लिए? देखते हैं सबसे पहले किसका जवाब आता है, किसकी बहुत ज्यादा स्पीड है अगले क्वेश्चन के लिए। बी इज द राइट आंसर। ये आंकड़ा है, सबसे कम बौद्ध है। इस सीरीज को याद कर लेना, क्या पता एग्जामिनर कुछ पूछ ले, लिख जरूर लेना। हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई बौद्ध, हिंदू मुस्लिम सिख जैन ईसाई बौद्ध, ये आपकी सीरीज है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात की जाती है वीके सिंह की। वीके सिंह के बर्थ प्लेस बताओ भाई, वीके सिंह का बर्थ प्लेस कहां हुआ है? जो कि आपका क्या था? सेना में अध्यक्ष था। फटाफट बताओ भी, देखते हैं किसका जवाब आता है, देखते हैं भाई किसका जवाब आता है। नेक्स्ट पर चल चुके हैं भाई, बताओ भी क्या आएगा, फटाफट बताओ भी। बीके सिंह, बीके सिंह बताओ भाई। किसी का जवाब नहीं आया है, ऐसे कैसे भाई? फटाफट बताओ। सी बता रहे हैं, बिल्कुल बता रहे हैं भी। भिवानी के बापोड़ा में इनका जन्म हुआ था। कहां भाई? बात की जाती है वीके सिंह की, वीके सिंह विजय, बात की जाती है वीके सिंह की। इनका बर्थ प्लेस कहां है? हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जो भिवानी जिला है, भिवानी के बापोड़ा गांव में, बापोड़ा गांव में भाई इनका जन्म हुआ है भाई। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बिल्कुल सही है। आप बताओ भाई क्या है ये?
बिल्कुल सही बताया है। एट प्रेजेंट में वीके सिंह क्या है, मिजोरम के राज्यपाल हैं। बिल्कुल सही बताया भाई आपने, मिजोरम के राज्यपाल हैं। मिजोरम के 25वें नंबर के राज्यपाल हैं आपके आपके कौन है, वीके सिंह। मिजोरम के 25वें नंबर के राज्यपाल हैं वीके सिंह। भाई ये कहाँ के राज्यपाल है, इसको भी याद कर लेना भाई, ठीक है भाई। आज नेट प्रॉब्लम हो रही है, बंटी खुराना कैसे हो रही भाई। हाँ, गवर्नर ऑफ मिजोरम विशाल कुमार, बिल्कुल सही बताया भी। इसका पूरा नाम क्या है, विजय कुमार सिंह। इसका पूरा नाम है विजय कुमार सिंह। कहीं पर भी पजल ना हो जाना, क्योंकि आपकी जुबान पर है वीके सिंह, वो इसका नाम भी दे सकता। विजय कुमार सिंह आपके भिवानी के बापोड़ा गांव से बिलोंग करते हैं, सेना के अध्यक्ष थे पहले। अब आपके मिजोरम के 25वें नंबर के राज्यपाल हैं एट प्रेजेंट। इनकी पोजीशन ये है, सी इज द राइट आंसर। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बताओ भाई क्या आएगा, फटाफट आंसर दो भाई, क्या आएगा। इंडिया विंस फ्रीडम बुक बताओ भाई किसकी है। इंडिया विंस फ्रीडम की बुक बताओ भाई। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मचरित है, फटाफट बताओ भाई। इंडिया विंस फ्रीडम, देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। इंडिया विंस फ्रीडम आपकी किसकी है, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद की। सी इज द राइट आंसर। ये भाई अबुल है, अबुल कलाम आजाद की क्या है, इंडिया विंस फ्रीडम, इनकी आत्मचरित है। सी सी इज द राइट आंसर। अबुल कलाम आजाद जो आपके क्या थे, स्वतंत्र भारत के, ये आपके क्या थे भाई, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे थे। क्या रहे थे भाई, पहले शिक्षा मंत्री, ठीक है ना। अबुल कलाम आजाद हैं, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे भाई, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। और बात की जाती है, बताओ भाई जवाहरलाल नेहरू की कौन सी बुक है, जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम बताओ भाई। जवाहरलाल नेहरू की बुक का नाम बताओ। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। महात्मा गांधी की क्या है, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसकी एक बुक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है। और दूसरी इनकी क्या है, और बुक बताओ इनकी, हिंद स्वराज इनकी बुक है। बहुत सारी बुक हैं, ठीक है भाई। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उम्मीद करती हूँ सभी की समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सही है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मचरित है, अबुल कलाम आजाद की है, जो कि आपके स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, जाकिर हुसैन की है एन बायोग्राफी, इसकी क्या है भाई, एन बायोग्राफी, ठीक है भाई। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, उम्मीद करती हूँ सभी की समझ में हर जानकारी आई होगी। सी इज द भी राइट आंसर, आंसर सी है। और जो बातें मैंने बताई है वो आप अलग से हैं, लेकिन आपका जहां पर भी 2 टिक मिलेंगे वो आपका आंसर होगा, पजल ना हो जाना, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारी बातें तो भी बतानी पड़ेंगी, एक बात से काम नहीं चलेगा। एग्जामिनर क्या पता कुछ पूछ ले, उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी भी। एन बायोग्राफी जाकिर हुसैन की है। आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर, जो भी आपके लिए प्लीज अलग हो उसको नोट डाउन करते चले जाना, ठीक है भाई। बताओ भाई फटाफट, विशाल कुमार गौरव चौहान बायोग्राफी, बिल्कुल सही भाई। नरवीर गहलोत एन बायोग्राफी इज द राइट आंसर भाई, ठीक है भाई। फटाफट बताओ भाई, गैरी बताओ भाई, बताना। SYL सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से, ये आपकी SYL है, सतलुज यमुना नहर का विवाद है वो किस किस और किस किस राज्य के बीच है, बताओ भाई, फटाफट बताओ भाई। क्या है भाई, पंजाब। ये विवाद आपका किस किस के बीच है भाई, हरियाणा प्लस पंजाब के बीच इस विवाद का है, सतलुज यमुना नहर का। बहुत दिनों से ये विवाद है, जब भी इलेक्शन आते हैं इस योजना इसकी बात को उठाया जाता है और फिर दबा दिया जाता है। अगर अगर इस नहर का पानी हमें मिल जाए, तो इस नहर का पानी आ जाए तो हमें बताओ किस किस का पानी मिलेगा, रावी और व्यास का पानी भी हमें मिल जाएगा। अगर इस पर हमारा समझौता हो जाए
जाए तो हरियाणा को किन रिवर का पानी मिल जाएगा? रावी प्लस व्यास का पानी भी मिल जाएगा, रावी प्लस व्यास का पानी भी मिल जाएगा। लेकिन इस पर यही विवाद खड़ा हुआ है। अब बात की जाती है इसकी टोटल लंबाई की। बताओ भाई इसकी टोटल लंबाई कितनी है? हमारे हरियाणा में कम है और पंजाब में ज्यादा है, पंजाब में ज्यादा है। बिल्कुल भाई, हरियाणा पंजाब है, बिल्कुल सही भाई। रावी और व्यास का पानी भी हरियाणा को मिल जाएगा अगर इस पर कुछ समझौता हो जाए। इसकी टोटल लेंथ बताओ भाई कितनी है? टोटल लेंथ बताओ भाई कितनी है? टोटल लेंथ इसकी 212 आएगी या 214 किलोमीटर आएगी? 212 किलोमीटर दिखाई देगी पेपर में या 214 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और हमारे हरियाणा में 91 या 92 है। लेकिन पंजाब के अंदर 121 या 22 किलोमीटर की लंबाई पंजाब के अंदर भी। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर, ठीक है भाई। आप चलते हैं गैरी, 212 या 214 आएगी भी, ठीक है, 212 या 214 आएगी। गोलू सिंह बताओ भी, मैम आप कौन से गांव से हो? रोहनात गांव से भी, ठीक है, रोहनात गांव से, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। क्या आएगा भी? डी इज द राइट आंसर। ये SYL का विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में अगर समझौता हो जाए तो रावी प्लस व्यास का पानी हमें मिल जाएगा। टोटल लेंथ 212 किलोमीटर है और इसकी पंजाब में लेंथ ज्यादा 121 किलोमीटर है। ध्यान दे लेना, पंजाब में इसकी जो लेंथ है वो 121 किलोमीटर है और हमारे हरियाणा में कितनी है? 91 है, 91 है, 2 है, 9 और 2 11, 2, ये है भाई इसकी लेंथ, ठीक है भी। हमारे हरियाणा के अंदर कम है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तैयार रहना भाई अगले क्वेश्चन के लिए। डी इज द राइट आंसर। फटाफट बताओ भी। बात की जाती है उदय भानु हंस की। हरियाणा जीके का आपके सामने क्वेश्चन आया है, देखते हैं कौन स्टिक जानकारी देता है और सबसे पहले देता है। सबसे पहले देता है भाई निर्मला सोरान, भिवानी से हूं मैम। बताओ भाई नरवीर गहलोत, फटाफट आंसर दो भाई। 92 हरियाणा में मैम, ओके, हाँ भाई 91 या 92। अगर ध्यान दे लेना, अगर इसकी देखो, अगर ये लेंथ मानी जाती है, अगर देखो 212 या 214 हरियाणा में 91 है या 92 किलोमीटर है, 91 या 92 किलोमीटर, एक आएगा आपके आंसर के अंदर। फटाफट बताओ भी। उदय भानु हंस की बात की जाती है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। फटाफट आंसर दो भाई। उदय भानु हंस, उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है? सारा PYQ है। लेकिन अर्जुन ने गलत कर दिया भाई, अर्जुन ने गलत कर दिया भाई। विशाल कुमार फटाफट बताओ भी। देशों में देश हरियाणा, बिल्कुल सही है, आंसर बताओ। अर्जुन का गलत है, सोनू सिंह का गलत है। आप बताओ भी आगे, अब आगे बताओ। नरवीर का गलत है, कोमल का गलत है, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे और देखते हैं सही कौन पहुंच पाता है, देखते हैं सही कौन पहुंच पाता है। साहिल भी आ चुके हैं भाई, फटाफट बताओ भी। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, पेपर का क्वेश्चन है भाई, फटाफट बताओ। नरवीर ने ए बताया है, बताओ। रौनक ने भी ए बताया है, विक्रम ने डी बताया है। नहीं भाई, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके पेपर के अंदर एग्जामिनर ने काव्य लेखन को सही माना है। सी इज द राइट आंसर। मुझे पता था आप गलतियां करोगे, मुझे पता था आप गलतियां करोगे। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और HSSC ने आंसर को माना है काव्य लेखन। उदय भानु हंस की प्रिय विधा पूछिए भी, प्रिय, उसकी प्रिय विधा, प्रिय विद्या कौन सी थी? वो उसकी काव्य लेखन थी भाई। सी, प्रिंस ने बताया है सी, सी इज द भी राइट आंसर। ये पेपर वालों ने माना है। बात की जाती उदय भानु हंस, जो कि क्या है, हरियाणा का पहला राज्य कवि था। कौन था भाई? जिसे हरियाणा के पहले राज्य कवि का दर्जा था, वो आपका उदय भानु हंस था। और इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रुबई सम्राट, भी इसी को कहा जाता है। लेकिन बात की जाती है, इसने उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन प्रिय विद्या की बात की जाती है तो वो आपकी काव्य लेखन है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, डाउट वाले क्वेश्चन क्यों देते हैं
उपन्यासकार है भाई, उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन पेपर वालों ने इस क्वेश्चन को डाला था, मैंने पीवाईक्यू उठाए हैं, ठीक है भाई, और बहुत सारी साइट्स पर मैंने इसको चेक भी किया है। इसकी जो प्रिय विद्या है वो भी काव्य लेखन है। सी इज द भी राइट आंसर, प्लीज करेक्ट कर लेना, क्योंकि पेपर के अंदर बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आगे गलत ना कराओ भाई, आगे आपका गलत ना हो, इस वजह से मेरी जिम्मेवारी थी आपको सही बताने की, ठीक है भाई, सही बताने की भी, ठीक है। आप चलते हैं भी अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। कोमल, चलें भाई अगले क्वेश्चन पर, तैयार है ना भाई अगले क्वेश्चन के लिए, फटाफट आंसर दो। ईवीएम क्या है? ईवीएम देखते हैं कौन जवाब देता। जो इलेक्शंस के अंदर, जब भी आपके इलेक्शन आते हैं, इस मशीन का यूज किया जाता है। फटाफट आंसर दो, देखते हैं किसका सही जवाब आता है। ईवीएम, फटाफट बताओ भी, बताओ। पद्म 3 लोगों को मिला। उषा, मैं करवाऊंगी पद्म अवार्ड किन किन को मिला है, एक छोटी छोटी क्लासेज लेकर आऊंगी और बिल्कुल ट्रिक से मैं याद करवा के जाऊंगी, चिंता ना करो बस, ठीक है भाई। इसका बताओ क्या आएगा। ईवीएम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी इज द भी राइट आंसर। और सबसे पहले ईवीएम का यूज कहां पर किया गया था? 1982 में किया गया था भारत में। और किस स्टेट में किया गया था भाई? केरल राज्य के अंदर ईवीएम का सबसे पहले यूज किया गया था 1982 में। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी इज द भी राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, डी इज द भी राइट आंसर। डी 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 बिल्कुल सही है भाई। ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन है मैम। पूजा रानी, सारे के सारे पीवाईक्यू डाले, उनके साथ बहुत अच्छी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी, चाहे आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम उठाया तो अब बहुत सारों ने क्या, हम पीवाईक्यू तो हमें करके जाने ही चाहिए, इससे एक आइडिया आएगा पेपर वाला क्या क्या पूछता है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो सारी बातें आपको पीवाईक्यू से पता चलती हैं। एक बहुत अच्छी बात, कोई अलग से बुक लेने की नीड नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी है और सारे जितने ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर ही रहे हैं, ठीक है भाई। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। डी इज द भी राइट आंसर। 1982 में यूज पहली बार केरल के अंदर। बताओ भी क्या आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा बताओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा। अर्जुन सिंह, फटाफट बताओ भी। चीनू हरियाणवी, बताओ भी। इतने सिंपल क्वेश्चन ना करवाओ। विक्रम, देखो भाई ये सारे के सारे आपके पेपर में आए हुए हैं, जो भी क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड आप देखो कितनी सारी बातें आप सीख पाते हो, ठीक है ना, बहुत सारी बातें आप सीख पाते हो। आपको पीवाईक्यू तो करके ही जाने हैं ना, ठीक है ना। तो देखो जो था उदय भानु हंस वाला, उसमें सभी कंफ्यूज हो गए, ऐसा एक आधा क्वेश्चन और आएगा, ठीक है ना, ऐसे ही होते हैं सिलेक्शन लेने वाले क्वेश्चन। बताओ भाई क्या आएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा बताओ भाई। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुद्रा डॉलर, बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात की जाती है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी भाई? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसकी भाषा कौन सी है? इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है भाई? अंग्रेजी प्लस फ्रेंच है, ठीक है ना। कामकाज किन किन लैंग्वेज के अंदर होता है? अंग्रेजी प्लस फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर काम होता है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी भी, ठीक है भाई। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। बिल्कुल सही जवाब है रौनक का। पूजा मोर, फटाफट बताओ भाई, ठीक है। आप चलते हैं, हाँ न्यूयॉर्क भाई। उषा बिल्कुल सही है भाई, 193 मेंबर है एट प्रेजेंट संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार है ना? डी इज द भी राइट आंसर। फटाफट बताओ। पहाड़ी स्थान कुनून, पहाड़ी स्थान है ये आपका कुनूर है। पहाड़ी स्थान कुनूर कहाँ स्थित है? देखो विक्रम, जो आप पूछ रहे थे इतने इजी क्वेश्चन ना करवाओ, अब बताओ ये स्थान कहाँ पर है? कुनूर बताओ। किसी को गूगल नहीं करना है, ये भाई स्पेशल आपको है, किसी को भी गूगल नहीं करना है, ठीक है भाई। दीपक,
बिल्कुल सही भाई। अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज एक बार सभी लाइक करके आओ, फिर इस क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक करके आना। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि जो भी जानकारी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ वो सभी स्टूडेंट्स को पसंद आ रही है। एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दो भाई, फटाफट लाइक करके आओ भाई। बताओ भाई क्या आएगा, फटाफट बताओ। विक्रम आप बताना भाई, आप आसान क्वेश्चन कह रहे थे, लेकिन आप बताओ भाई क्या आएगा, फटाफट बताओ। कुनूर कहाँ स्थित है? लेकिन कोई भी स्टूडेंट्स क्या नहीं करेगा, कोई भी स्टूडेंट्स गूगल नहीं करेगा। और फटाफट बताओ भाई कुनूर कहाँ पर है? कुनूर, पूनम कहाँ चले गए भाई, फटाफट बताओ। बिंदु रानी सी बता रहे हैं भाई। सोनू सिंह बताओ भी क्या आएगा। सभी का गलत है। कुनूर कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। डी इज द भी राइट आंसर। कहां पर है? तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है कुनूर। कुनूर आपका क्या है? हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है। कुनूर हिल स्टेशन है, यहाँ पर चाय के बागान भी हैं। और यह तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है कुनूर हिल स्टेशन। विक्रम बताना भाई, आप बताना भी। आप कह रहे थे कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ भाई। ठीक है, लेकिन सभी ने गलत बताया, गलत बताया है भाई। कुर्नूल क्या कहां पर है भाई? हिल स्टेशन है। और ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है भाई। डी इज द भी राइट आंसर। डी 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 इज द भी राइट आंसर। तमिलनाडु में लग रहा था प्रवीण कौशिक, फिर क्यों नहीं बताया भाई? लग रहा था तो क्यों नहीं बताया? बताना था ना भाई। चाय के बागान है यहाँ पर, चाय के बागान भी हैं। ठीक है, चाय के बागान है, प्राकृतिक इन्वायरमेंट है यहाँ पर। डी इज द भी राइट आंसर। आगे गलत ना हो, आगे के लिए भाई इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, फीड कर लेना अपने दिमाग में। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। फटाफट बताओ भी क्या आएगा। विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताओ, देखते हैं कौन जवाब देता है। इशिता, रूबी राणा बताओ भाई। खालसा ना जी, मेरा डी था। खालसा हाँ भाई आपका डी था, आपका डी था भाई, डी था आपका, मान लिया मैंने, आपका डी था। बताओ भाई सबसे बड़ा रेगिस्तान बताओ भाई कौन सा है, फटाफट आंसर दो भाई। बताओ भी क्या? सहारा, बिल्कुल सही है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो सहारा रेगिस्तान है। ये बताओ कहाँ पड़ता है? ये आपके अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका के अंदर पड़ता है आपका सहारा मरुस्थल। और मेनली बात की जाए अफ्रीका में भी, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है सहारा मरुस्थल। अब बात की जाती है थार की। थार क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ये तो विश्व का था, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाती है, सबसे बड़े मरुस्थल की बात की जाती है सहारा है, जो कि अफ्रीका में। और मेनली बात की जाती है ये उत्तरी अफ्रीका के अंदर। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो है आपका थार रेगिस्तान, जो कि कौन कौन से देश के अंदर है? ये आपका भारत और पाकिस्तान में पड़ता है। भारत और पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ है थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। बात की जाती है गोबी मरुस्थल की। गोबी मरुस्थल है, पहले तो बात की जाती है ये कैसा मरुस्थल है? ये आपका ठंडा मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंडा मरुस्थल है। अब बात की जाती है गोबी मरुस्थल आपका चीन और मंगोलिया की सीमा पर है। कहां पर है भाई आपका गोबी मरुस्थल? है चीन और मंगोलिया की सीमा पर। कहां भाई? चीन प्लस मंगोलिया की सीमा पर। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है तो भाई वो स्टूडेंट्स पूछ सकता है, प्लीज बताना भी। तकला मकान, तकला मकान आपका चीन में, तकला मकान है वो भी आपका कहाँ पड़ता है भाई? चीन के अंदर, चीन के अंदर पड़ता है भाई। ठीक है भाई, फटाफट बताओ। सूखा मरुस्थल है ये, ध्यान दे लेना। चीन में पड़ता है। तकला मकान कैसा है? सूखा मरुस्थल है। ये सारी बातें भाई लिख लेना, ये सारी बातें नोट डाउन कर लेना। बात की जाती है विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल की, तो क्या आता है भाई? सहारा मरुस्थल है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका में भी बात की जाती है तो उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। ये है भाई सी इज द राइट आंसर। अब बात की जाती है भारत का सबसे बड़े रेगिस्तान की, या भारत के सबसे बड़े मरुस्थल की। थार मरुस्थल है, जो कि कहाँ है? भारत और पाकिस्तान में है। और देखो गोबी मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, कहाँ पड़ता है? चीन और मंगोलिया की सीमा पर पड़ता है। तकला मकान,
तकला मकान आपका सूखा मरुस्थल है, कहाँ पड़ता है? चाइना के अंदर पड़ता है, चाइना में, और ये चाइना में, मंगोलिया में, यहाँ पर पड़ता है भी। ठीक है भी, तकला मकान बिल्कुल सही है भाई। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, तैयार है ना अगले क्वेश्चन के लिए? बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े ध्यान से सुनना, जो भी आंसर होता है उस पर 2 टिक लगेंगे, और जो भी अदर इंफॉर्मेशन होगी उसको वैसे ही नोट डाउन करते रहना। बहुत अच्छा सेशन रहेगा और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप मेरे से लेकर जाओगे, यकीन करना। ठीक है भाई, रेडी रहना अगले क्वेश्चन के लिए। बात की जाती है गढ़ी सांपला की। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ है? आपके सामने क्वेश्चन आया हरियाणा जीके से उठकर, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका जवाब देता है। बताओ भी, बताओ भी, फटाफट आंसर दो, क्या आएगा? देखते हैं किसका सबसे पहले जवाब आता है। गढ़ी सांपला में किसका जन्म हुआ है? बताओ। ए बिल्कुल सही बताया है, इसका जन्म हुआ है गढ़ी सांपला। कहाँ पड़ता है? गढ़ी सांपला आपके रोहतक के अंदर पड़ता है। इनका जन्म हुआ है 1881 में, इनका जन्म हुआ था। और बताओ इनकी डेथ कब हुई थी? इनकी डेथ हुई थी 1945 के अंदर, 1945 में डेथ हुई थी। और बताओ 1937 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी, 1937 में इनको नाइट की उपाधि दी गई थी, नाइट की उपाधि दी गई थी। बात की जाती है चौधरी छोटू राम की। इसको किसानों का मसीहा कहा जाता है, इसे किसानों का मसीहा कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सर छोटू राम को रहबर ए आजम कहा जाता है, रहबर ए आजम कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। और बात की जाती है, और बताओ इसके बारे में क्या जानते हो? इसने जमींदारा लीग बनाई थी। क्या बनाई थी इसने? जमींदारा लीग बनाई थी, जमींदारों के लिए इसने काम किया था। भाखड़ा डैम पर भी इन्होंने काम किया था हमारे सर छोटू राम ने। ठीक है भाई, आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। और इन्होंने एक अखबार भी निकाला था, एक अखबार भी निकाला था, जाट गजट। जाट गजट इनका बहुत ही फेमस अखबार था, जाट गजट फेमस अखबार भी इन्होंने निकाला था चौधरी छोटू राम ने। आप चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, भाखड़ा डैम पर भी इन्होंने काम किया था सर छोटू राम ने। तैयार है ना अगले क्वेश्चन के लिए? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। बताओ आईआईएफए का पूर्ण रूप क्या है? आईआईएफए की फुल फॉर्म क्या है? देखते हैं कौन सबसे पहले जवाब देता है। आईआईएफए, बताओ भी, बताओ आईआईएफए। मैम वो मैथ के सवाल करवा दो, दीपक पूरा। चलो भाई इसके बाद करवाती हूँ, इसके बाद करवाती हूँ वो मैथ का सवाल। ठीक है, मैथ का सवाल करते हैं। मुझे बता दिया, बहुत अच्छा। अभी भाखड़ा नांगल का जन्मदाता उषा, बिल्कुल सही है भाई। हाँ 1923 में कम्युनिस्ट पार्टी, बिल्कुल सही जवाब है। विजेंद्र कुमार 1916 में जाट गजट निकाला था। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, मुझे खुशी होती है कि आप सभी को इतनी अच्छी जानकारी है। फटाफट बताओ भी क्या आएगा, बताओ क्या है? आईआईएफए, देखते हैं कौन जवाब देता है। सी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ध्यान दे लेना, यही मैं कहती थी गलतियां करोगे। हल्के में लिया होगा आपने, इस क्वेश्चन को लिया था ना, लेकिन देखो मार खा गए। जितनी गलतियां करनी है वो यही कर लो, लेकिन पेपर में गलतियों की गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए जब भी पेपर में बैठो, कि जो मेरे को नहीं आता ना वो किसी को नहीं आता। मतलब आपकी तैयारी सबसे अव्वल दर्जे की होनी चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होगा ना तब बात बनेगी। जितनी अब सीख लो भी क्या आएगा? इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। देखो इन दो वर्ड में कंफ्यूज हो गए आप, इंडियन पहले आएगा क्या इंटरनेशनल पहले आएगा? गलतियां कर बैठे, गलतियां करनी ही नहीं है। ए इज द भी राइट आंसर, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी इज द भी राइट आंसर। ठीक है भाई, राइट आंसर। बताओ ए इज द भी राइट आंसर। अब मैथ का जो क्वेश्चन था कोई बात नहीं, मैं करवा देती हूँ। एक तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा भाई 1080 डिग्री। क्या आंसर आएगा? 1080 डिग्री। बहुत सारे बच्चे जो ये सोच रहे होंगे भैया कल की जो मैथ की पीवाईक्यू की क्लास थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। मैं भी जानना चाहती हूँ आप घर पर जाकर कुछ काम करते हैं भी या नहीं, आप कुछ एफर्ट डालते भी हैं नहीं। किसी का
कोई जवाब नहीं आया इस क्वेश्चन के बारे में। मैं हर स्टूडेंट के कमेंट को चेक करती हूँ, लेकिन किसी एक सिंगल स्टूडेंट ने भी, एक ने भेजा था रमेश नाम था शायद, उसने मेरे पास कमेंट किया था, लेकिन अदरवाइज किसी स्टूडेंट का कोई कमेंट नहीं आया। अब देखो देखो, एक चक्का 1 मिनट में 15 बार घूमता। देखो ध्यान दे लेना, 15 बार कोई चक्का घूमता 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड होती है। 60 सेकंड होती है। तो एक बार कब घूमेगा? 15/60, 15 चौका 60 आ गया। अब देखो 12 सेकंड है ये, 12 सेकंड में यह कितने डिग्री घूमेगा? 12 सेकंड में यह कितने डिग्री घूमेगा? तो क्या आ जाएगा? 12/4, 4 तिये 12, क्या आया भाई? 3। आप ध्यान देना, जो एक चक्का होता है वो एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाएगा, कितने डिग्री घूमेगा? 360 घूमेगा। तो मल्टीप्लाई 360, 1080, 1080 इज द राइट आंसर। 12 में यह कितने डिग्री घूमेगा? 12 सेकंड के अंदर यह 1080 डिग्री घूमेगा। ये आंसर आएगा भी। जो बहुत सारे बच्चों का था ये ना। हाँ साहिल बिल्कुल सही है भाई, ऐसे ही किया है। साहिल जो आप सही बता रहे थे, जो इंटेलिजेंट नाम से जो आईडी थी उसने भी 1080 बताया था, साहिल ने भी 1080 बताया था, मुझे पता है। 2 स्टूडेंट्स ने आंसर बताया था, मुझे उन सभी का नाम का पता है। जो बच्चे मेरे साथ रोज जुड़ते हैं मुझे सभी के नाम का पता है, सभी की मुझे इंटेलिजेंसी का भी पता है। आप कहां तक जवाब दे पाओगे? ठीक है, तो क्या आएगा भी? 1080 इज द राइट आंसर भी। 1080 इज द राइट आंसर। 1080 बताए बिल्कुल। बिंदु ध्यान दे लेना भाई, बिंदु ध्यान दे लेना। एक क्वेश्चन और था भाई जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, इस क्वेश्चन को और करेंगे, फिर करेंगे भी सेशन को एंड। प्लीज जुड़े रहना भी, मत जाना, क्योंकि मुझे आपके मार्क्स भी पूछने, ऐसे आप जा ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे आप जा ही नहीं सकते, मेरे साथ आपको अपने मार्क्स भी बताकर जाने। बताओ भाई, एक ये था, देखो इसको हम कैसे करेंगे? इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे या हर का प्रीमेयकरण करेंगे। देखो ध्यान दे लेना बिंदु, कल समझ में नहीं आया था। रेशनलाइजेशन क्या होता है, हर का प्रीमेयकरण क्या होता है? निशान बदलकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है, निशान बदलकर ऊपर नीचे। देखो ऊपर क्या हो गया? √3 + 1 का स्क्वायर हो गया, नीचे क्या हो गया? a + b, a - b, तो क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट चल रही हूं भाई, 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? ध्यान दे लेना, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये आपका a है, ये आपका b है। a का स्क्वायर 3 और 1 4 + 2√3 और बटे क्या आ जाएगा? इससे ये कट गया, 3 - 1, नीचे बचा 2। इसमें से हम क्या ले लेंगे? 2 बार ले लेंगे, 2 जमा √3/2। 2 से 2 कट गया, हमारे पास क्या आया? हमारे पास a की वैल्यू क्या आई? 2 + √3 आई। अब देखो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो अगर ये प्लस का था तो 2 + √3 आया, दोनों सेम है। या माइनस का तो मैं सीधा लिख लेती हूँ, ये आपको करके देखना है। तो क्या आया? 2 - √3 आया। अब क्या आया है? अब देखो 2a और b की हमारे पास वैल्यू आ गई, इसको इसमें पुट कर दो। कोई मैं आपको फॉर्मूला नहीं बता रही, कुछ भी नहीं बता रही, बस मैं बता रही हूँ तो आपको बस इसके अंदर पुट करने वाला, इसमें पुट कर दो। देखो a², a हमारा ये है, 2 जमा √3 का स्क्वायर कर दिया मैंने। पहले मैं b² लिख लेती हूँ, b², 2 - √3 का स्क्वायर लिख लिया, प्लस ab, 2 + √3 और 2 - √3। कोई बात नहीं, नीचे वाले को फिर से सोल्व करेंगे, एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, ये हमारा क्या है? बहुत आसान है बिंदु, ध्यान दे लेना, कोई फॉर्मूला नहीं बता रही, बस मैं इसी में पुट कर रही हूँ। देखो ये हमारा a है, ये b है। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो 2 जमा √3, इसका स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर करोगे अंडर रूट है तो 3, जमा 2 × 2√3 क्या आएगा? 4 और 3 7, जमा 2 दूनी 4√3। हमारा इसको सोल्व किया तो क्या आया? 7 जमा 4√3 आया। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? ये माइनस, देखो प्लस का था तो प्लस है, इसको सोल्व करोगे 7 - का 4√3, सोल्व कर दिया,
प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। ये आया। अब इसी को ही सोल्व करेंगे भाई, कोई नहीं जाएगा प्लीज, कोई नहीं जाएगा। देखो इससे ये कट गया, 7 और 7 क्या होया 14 प्लस देखो 2 दूनी 4 होता है माइनस इससे ये कट गया 3, 4 में से 3 गया 1, तो 14 प्लस 1 क्या आया 15 15। अब देखो नीचे की एक बात रह गई है, प्लीज जुड़े रहना। नीचे की देखो ऊपर वाली चीज को मैंने सोल्व कर दिया। अब आते हैं इसकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको सोल्व करना भाई बहुत आसान है, ये चीजें हम निकाल चुके हैं। देखो ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, ए हमारा ये है 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या, बी हमारा 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए हमारा क्या है देखो ए 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3, जुड़े रहना भाई, लास्ट का क्वेश्चन बचा है बस। अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, ये हमने यहाँ पर सोल्व करा था ए प्लस बी का, तो हमारा क्या था 7 प्लस 4 रूट 3, इसका क्या आया था 7 माइनस 4 रूट 3 आया था, माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या बचा था 1 बचा था। अब देखो क्या आएगा, इससे ये कट गया 7 और 7 14 और माइनस का 1 क्या बचा 13, ऊपर हमारा क्या बचा था 15 और नीचे हमारा क्या आया 13, 15/13 इज द राइट आंसर, 15/13 इज द राइट आंसर। जुड़े रहना भाई, क्यों बताया मैंने, कल ये क्लास मैंने होमवर्क के लिए दिए थे लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाए भी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे गुस्ताखियां नहीं चलेगी भी। अगर आप चाहते हो सिलेक्शन लेना, देखो भी एफर्ट आपको भी डालनी पड़ेंगी, ठीक है ना। मेरी अकेली की मेहनत से कुछ नहीं होगा, बस ये होगा मैं बहुत अच्छा कंटेंट आप तक दे पाऊंगी, ठीक है ना। बस उस कंटेंट का आपको फायदा भी उठाना, आपको मेहनत भी करनी है, मेरे अंदर जितनी नॉलेज है आप उसको फायदा भी उठाना है ताकि आप अच्छे मार्क्स ले सको, ठीक है ना। जैसे मैंने 15 एग्जाम क्लियर किए हैं तो मेरा टारगेट भी यही है, जितना मैंने सीखा है, जिस तरीके से मैंने सीखा है वो सारी बातें मैं आप तक पहुंचा पाऊं, आपका भी सिलेक्शन हो जाए, यही मेरा मेन टारगेट है, ठीक है भाई। ये 2 क्वेश्चन थे, प्लीज चाहे 2 बार देख लेना, लेकिन कुछ भी अलग नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है वो आपका ये है भाई करवाने का, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीका भी। नेक्स्ट संजय बताओ भी, ठीक है। कल वाले क्वेश्चन भाई करवा दिए, ठीक है। मैथ समझ में नहीं आता, कोमल चोपड़ा बिल्कुल आ जाएगा भाई, बिल्कुल आ जाएगा। हरियाणा पुलिस में 54 EWS में संदीप बिल्कुल नाम आएगा भाई, तैयारी कर दो, पक्का नाम है, डेफिनेटली आपका नाम है, बस तैयारियां शुरू कर दो भाई, ठीक है भाई। आप चलते हैं भाई, कल मिलेंगे 8 बजे ही हमारी क्लास रहेगी। कैसा, एक बार जाते जाते अगर किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको इतने ही अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ाया जाएगा, पूरे एफर्ट डाले जाएंगे। मेरा मेन मोटिव आपके मेंस के अंदर या हरियाणा पुलिस का दो या ग्रुप डी का दो, बहुत अच्छे मार्क्स दिलाना, ठीक है भाई। अब की बार आपको एक्सक्यूज ही नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैम ये ऑप्शन से कैसे होगा, रमेश, हाँ भाई रमेश आपने भेजा था भाई, उसका आंसर भेजा था आपने, ठीक है भाई। 77 में एसआई में नाम आ जाएगा संजय शर्मा, ये भाई मैं थोड़ा एनालिसिस करके बताऊंगी। संजय शर्मा मुझे मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया अभी। ममता रानी, इतनी लेट कैसे आए ममता रानी, ठीक है भाई। विक्रम, कहाँ से हो मैडम आप, मैं रोनात गांव से हूं भाई, ठीक है। एक्स सर्विस में हूं, ठीक है भाई। मैम 60 ओबीसी कंडक्टर में आ जाएगा भाई। दीपक यादव नाम पक्का है भाई, पक्का आ जाएगा भाई। प्लीज बता दो, मेरे साइन का फोटो धुंधला हो गया। अच्छा, आपने ये हरियाणा पुलिस का फॉर्म फिल किया था, उसके अंदर हो गया क्या फोटो धुंधला। वो बोल तो रहे हैं भी पोर्टल खुलेगा उसके अंदर कर देना भाई, सही उसके अंदर कर देना, फिर भी मैं कहीं से जानकारी मिलेगी तो आपको जरूर बताऊंगी, बस जुड़े रहना। मैम ये लास्ट ऑप्शन से बता दो, मैम ये लास्ट ऑप्शन से बता दो,
ऑप्शन से, ऑप्शन तो भाई इसके अंदर पता नहीं क्या क्या थे। रमेश मैं करवा दूंगी, ऑप्शन से भी करवा दूंगी, एक बार आप बेसिक से समझ लो, क्योंकि अगर जिसका बेस क्लियर हो जाता है ना वो कहीं मार खाता ही नहीं। बेस क्लियर होना बहुत जरूरी है रमेश, मैंने आपके कमेंट को पढ़ा था, आपने भेजा था, पढ़ा था, लेकिन एक बार आप अपना बेस क्लियर कर दो, मैं इसको बता दूंगी, ऑप्शन से भी करवा दूंगी, चिंता ना करो, वो मेरी जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है, मेरी जिम्मेवारी रहेगी। ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना, पूजा रानी हो जाएगा भाई, हो जाएगा। एएलएम के लिए कोई प्लेटफॉर्म, विक्रम, वो तो भाई पता करके बताऊंगी एएलएम के लिए आपको कौन सा बैच लेना चाहिए। ठीक है भाई, चलो सेशन को एंड करते हैं रमेश के। हाँ, 15/13 ऑप्शन है। रमेश करवा दूंगी भी, करवा दूंगी, कल की क्लास में करवा दूंगी, चिंता ना करो। आज एक बार आप बेसिक से करना, कल कर लेंगे हम। लेकिन आज जितनी जानकारी दी है ना, उसको अपने दिमाग में बैठाना भी, कि मैंने कैसे बताया था, कि और भी ऐसी इस टाइप का है ना, आप मार ना खाओ। ठीक है भाई, चलो भाई, आप चलते हैं, मेरे भाई की शादी है, आप इनवाइटेड हो, ममता रानी, थैंक यू भाई, जरूर आएंगे। ममता रानी कहाँ से हो आप? ठीक है, चलो भाई, ये था आज का सेशन, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आपको क्या करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल के साथ जोड़ना है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ आप पढ़ सके, और सिलेक्शन लेकर मेरे पास मिठाई खिलाने आए। ऐसी मैं सोचती हूँ कि आप ऐसा करोगे। ठीक है भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गुड नाइट ऑल डियर स्टूडेंट्स।